ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है, जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र व्याकरण है। तो हम लोग उस लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज हल संधि प्रकरण में हम लोग पढ़ेंगे। आज का पाठ प्रारंभ होता है आम्रेडित। आम्रेडित किसे कहते हैं? इस प्रसंग में ये कहते हैं तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परम आम्रेडितम। कस्य परम आम्रेडितम? तो कहते हैं द्विरूक्तस्य, द्विरूक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात्। द्विरूक्त, द्विह उक्त, अन्य दो बार अगर उक्त किया जाए, कथन किया जाए, जैसे राम राम बोलते हैं या कान कान बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, दो बार अगर आप कहते हैं तो उसमें कहते हैं परम आम्रेडितम। पर को आम्रेडित कहते हैं। अर्थात कान कान आप बोले तो अंतिम जो कान हो गया वह आम्रेडित हो गया। भी जान लीजिए, पूर्व अभ्यास, जहाँ दो बार कहा जाता है तो पूर्व को अभ्यास कहा जाता है, और दोनों को उभय अभ्यस्तम, अभ्यस्त भी कहा जाता है। दोनों को अभ्यस्त कहा जाता है, पूर्व को अभ्यास कहा जाता है, पर को आम्रेडित कहा जाता है। इस सूत्र से नहीं, और भी सूत्र हैं। ये सूत्र तो आम्रेडित करने के लिए है, कहते हैं आम्रेडित बतलाने के लिए कि दो बार यदि कथन हो, दो बार यदि उक्त किया गया हो, किसी शब्द को कहा गया हो, तो परम आम्रेडितम, पर को आम्रेडित समझना चाहिए। पर को आम्रेडित कहते हैं। कहा कि अब यह क्या बात है आम्रेडित कहने से और न कहने से? तो आगे सूत्र देते हैं और कहते हैं कानाम्रेडिते। कहते हैं कान नकारस्य रूह स्यात् आम्रेडिते परे। कान के नकार को अगर आपने कहा कान कान, तो कान के नकार के स्थान में रूह हो जाएगा अगर आम्रेडित परे में होगा तब। तो पर वाले को हम आम्रेडित तो बतला चुके कि दो बार यदि कहा जाए तो पर वाला आम्रेडित होता है, तब पर आम्रेडित है, आम्रेडित परे में हो गया। तो कान के नकार को, कान के नकार के स्थान में रू आदेश हो जाएगा, बन जाएगा कारू कान। इस स्थिति में रू में जो ऊ है उसका उपदेश नासकित से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाएगा, कार कान बन जाएगा। इसके बाद चूंकि यह रूप प्रकरण है तो अत्रानुनासिक पूर्व से तुवा, इस सूत्र से र से पूर्व जो स्वर है उसको, उसके स्थान में अनुनासिक का आगम हो जाएगा। अनुनासिक चांद बिंदु को कहते हैं। तो कान र कान ऐसा हो जाएगा। अब अनुनासिक विकल्प से होता है, अगर अनुनासिक नहीं हुआ तो वहाँ क्या हो जाएगा? अनुनासिकात पर अनुस्वार। इस सूत्र से अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार हो जाएगा तो कान र कान, यही चांद में बिंदु और एक स्वतंत्र बिंदु, इतना ही अंतर है अनुनासिक और
अनुस्वार में। अब उस र के स्थान में खरवसान योर विसर्जन, यहाँ से विसर्ग करेंगे, कहाँ कान हो जाएगा, कहाँ कान हो जाएगा दोनों जगह पर। विसर्ग के स्थान में पुनः विसर्जनीय से सह, खर परे में हो तो स होता है, तो विसर्ग के स्थान में स हो जाएगा, तो कांस कान हो जाएगा। कहते हैं स हो गया तो स के स्थान में फिर स शुरू से रू कर देंगे, और रू में उकार का लोप करेंगे, फिर र होगा, खरवसान और वैसे विसर्ग करेंगे। और विसर्ग तो क्या ये प्रकरण चलते रहेगा, सत होते। इसलिए कहा, यहाँ पर कहा कि संपुंका नाम सो वक्तव्य, सम संबंधी, पुं संबंधी या कान संबंधी जो रेफ है, विसर्ग हैं, उसके स्थान में स ही होता है, अन्य नहीं होता है, विसर्ग वगैरह नहीं हो पाया होगा, स ही रहेगा, इसलिए उसके स्थान में स हो जाएगा। तो कांस कान एक अनुस्वार पक्ष में और एक अनुनासिक पक्ष में, दोनों में होगा। इस तरह से रूप प्रकरण जो हो रहा था ये हुआ। अगला सूत्र है, आगम्य संधि पढ़ रहे हैं, चल रहा है, सूत्र है छे च। कहता है ह्रस्व से छे तूक, ह्रस्व को तूक के आगम होता है। ह्रस्व वर्ण जो है, चाहे ई हो, अ हो या ऊ हो, कोई भी ह्रस्व वर्ण अगर है तो उसको तुक के आगम होता है छ परे में हो तब। जैसे शिव जोड़ छाया, शिव से छाया समास करके शिव छाया बना है, यहाँ शिव जोड़ छाया है, यहाँ ह्रस्व है शिव का व का अ, उसको तुक के आगम होगा, चूंकि छ परे में है, छाया का छ। तो अगर ह्रस्व से परे में छ हो तो ह्रस्व के स्थान में तुक के आगम हो जाता है। अब तुक के आगम चूंकि कित है, आद्यंतौ टिकितौ, टित आगे में होता है, कित अंत में होता है, जिसको कहा जाए। तो यहाँ छ को नहीं तुक कह रहे हैं, किसको हो, ह्रस्व को। तो ह्रस्व से परे होगा, यानी ह्रस्व के बाद होगा, और छ से पहले होगा। तो शिव तुक छाया हो गया, तुक के ककार कहलंतम से संज्ञा और तप से लोप हो गया, शिव तो छाया हो गया। इसके बाद तो जो है उसको स्तोहश्चुनाश्चुह, दंत सकार और तवर्ग के स्थान में तालब सकार और चवर्ग हो जाता है। यदि तालब सकार और चवर्ग का योग हो तब, यहाँ चवर्ग का योग है, इसलिए इस तवर्ग के स्थान में चवर्ग आदेश हो जाएगा। तो तवर्ग का पहला वर्ण है त, इसलिए चवर्ग का भी पहला वर्ण हो जाएगा च। क्या बन जाएगा, शिवच्छाया। उसी तरह से उदाहरण स्व जोड़ छ है, स्वच्छ, बीच में जो आधा च आया है तुक्का आ गया है, स्वच्छ। वी जोड़ छेद, यहाँ वी में इकार जो है ह्रस्व इकार है, इसलिए तुक्का आगम हो करके ऐसी क्रम से च बन करके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच्छेद, अनुच्छेद। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं कि ह्रस्व से अगर परे में छ हो तो तुक्का आगम होता है। चलिए एक और सूत्र देते हुए बतलाते हैं, पदांता द्वा दीर्घात पदांताक्षे तुग्वा। कहते हैं कि अगर दीर्घ हो और वह अगर पदांत हो तो वहाँ भी तुक के आगम होता है। यहाँ तो अभी ह्रस्व का बोध कराया गया था कि ह्रस्व को ही तुक के आगम होता है, छ परे रहते हैं। ये अगला सूत्र कहता है कि दीर्घ को भी तुक के आगम होता है, लेकिन पदांत होना चाहिए। तो पदांत दीर्घ को भी तुक के आगम होता है छ परे रहने पर।
जैसे लक्ष्मी जोर छाया। अब देखिए लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी दीर्घ है, इकार है, तो इस लक्ष्मी दीर्घ होने के कारण तुक के आगम होगा, छ परे में है, छाया का छ, तो तुक के आगम होगा। तुक में पुनः ककार की संज्ञा हो जाएगी, उकार की भी संज्ञा हो, त बचेगा, त को अस्तु अश्विनासु से अच्युत कर देंगे, च हो जाएगा। लक्ष्मी छाया। और ध्यान रहे यह विकल्प से हुआ है, अगर तुक का आगम नहीं होगा तो लक्ष्मी छाया, अर्थात जहाँ दीर्घ है, पदांत है, वहाँ आप तुक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ह्रस्व जहाँ है वहाँ तो तुक करना अनिवार्य होगा। नहीं करेंगे तो वह संस्कृत वाङ्मय के व्याकरण के अनुसार अशुद्ध माना जाएगा। विच्छेद लिखना ही है, विच्छेद कोई लिखेगा वो गलत होगा। तो उसी तरह से अनुच्छेद, अनुच्छेद च देना ही है, स्वच्छ च देना ही है, और च जो है वह तुक का ही अवयव है। इस तरह से आज व्यंजन संधि, जिसको हम लोग हल संधि कहते हैं, यहाँ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ये हल संधि समाप्त हुआ है, विसर्ग संधि हम लोग पढ़ेंगे। ओम